अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगल को महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में 228 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग एक ही मरहले में 20 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं झारखंड में 2 मराहिल में इंतखाबात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड की 81 असेंबली सीटों के लिए 2 मराहिल में वोटिंग होगी। पहले मरहले के लिए 13 नवंबर को और दूसरे मरहले के लिए 20 नवंबर को डाले जाएंगे, जबकि नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए 1 लाख से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि SCI दोनों रियासतों में शमूलियत पर मबनी और काबिल रसाई इंतखाबात के जरिए वोटिंग के एक हमवार तजुर्बे को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहाँ पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस: झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए तश्कील जॉइंट पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग का आज लगातार दूसरे दिन अपोजिशन अराकीन ने पार्लियामेंट ने बाइकआउट कर दिया। मीटिंग का बाइकआउट करने वाले कमेटी अराकीन का कहना है कि JPC के इजलास में लगातार हंगामे हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कसदन बरसर इख्तिदार तबके के अराकीन माहौल ख़राब कर रहे हैं। JPC में शामिल अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने BJP के एक रुकन पर आज हतक आमेज तबसरा करने का इल्ज़ाम आयद किया। साथ ही ये भी दावा किया कि कमेटी उसूल और ज़वाबित के मुताबिक काम नहीं कर रही है। जिस तरह गलत अंदाज में मीटिंग हो रही है उसे किसी भी हाल में कबूल नहीं किया जा सकता। काबिल जिक्र है कि JPC मुल्क भर में लोगों से वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मशवरे मांग रही है। मुख्तलिफ शहरों में मुतालिका इदारों के साथ गुफ्त शनीद भी हो रही है। इससे कबल पीर के रोज़ भी दिल्ली में हुई कमेटी की मीटिंग में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया था जब एक रुकन ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के ताल्लुक से कुछ कह दिया। इस पर कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट ने सख्त एतराज़ जाहिर किया था और मीटिंग का बाइकआउट कर दिया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान शुरू होने वाला तशद्दुद पीर को भी जारी रहा और शरपसंदों ने दुकानों, अस्पतालों और शोरूम समेत कई घरों को आग लगा दी, जिसके बाद इंतजामिया ने इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद शरपसंदों ने रात देर गए निकवा गांव और में मजहबी मकाम में तोड़फोड़ की और उसे आग लगाने की भी कोशिश की। ताहम पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद और कशीदा सूरत हाल के दरमियान देर रात गए तक मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस फोर्सेस तैनात थी। इसके बाद भी शरपसंदों ने पीर की रात तकरीबन 10 बजे एक गांव में आग लगा दी। निकवा गांव के प्रधान ने बताया कि 10 से 15 लोग आए और आग लगा दी। आतिशबाजी के बाद पुलिस और PAC की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 इम्तिहानात के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर की गई मुतअद्दिद दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया, जिससे ग्रुप 1 मेन इम्तिहान 21 अक्टूबर से शेड्यूल के मुताबिक शुरू होने की इजाज़त मिल गई। दरखास्त गुजारों ने अदालत से रुजू किया था और दावा किया था कि
प्रीलिम इम्तिहान के हतमी जवाबनामे में 7 सवालात से मुतालिक गलतियां हैं। उन्होंने मुतालबा किया था कि निशानात का दोबारा हिसाब लगाया जाए और अहल उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी की जाए। मुकदमात का जायजा लेने के बाद हाईकोर्ट ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हक में फैसला सुनाया और इम्तिहानात को बिला ताखीर आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी। अदालत ने पीर को अपना फैसला महफूज कर लिया था और मंगल के रोज़ ये फैसला सुनाया, जिसमें तमाम मुतालिका दरखास्तों को खारिज कर दिया गया। ग्रुप 1 के इम्तिहानात के अमल के खिलाफ 15 से ज़्यादा मुकदमात दायर किए गए थे, जिनमें फाइनल की कानूनी हैसियत और रिजर्वेशन व नए ओहदों की तकसीम से मुतालिक चैलेंजेस शामिल थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि सियासत और मुल्क की सलामती अलग अलग मौजू हैं। मुल्क की सलामती के मामले में सियासत करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात तक ही सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ इख्तिलाफात रखने चाहिए। मुल्क और रियासत की तरक्की के मामले में सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हुकूमतों को आगे आने की ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की में सियासी जमातों को एकजुट होने पर उन्होंने जोर दिया। विकाराबाद जिले के दामागुंडम रिजर्व फॉरेस्ट में रडार स्टेशन की तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि साबिक़ सदर व मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के मौके पर VLF स्टेशन का संग बुनियाद रखना खुश आइंद बात है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के क़याम के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हर तरह का ताउन करने का ऐलान किया, जिस पर वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी अपोजिशन BRS को तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस रडार स्टेशन को लेकर बहुत सी गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री महोदय, ये इलाका, ये विकाराबाद जिला, मैं यहाँ से MLA हूँ। मेरे साथ साथ मेरा लोग असेंबली का स्पीकर भी यहीं क्षेत्र से MLA बना हुआ है। जब देश रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर जोड़कर काम करना है, इसमें कोई गलत राजनीति के लिए कोई कोशिश करना ही नहीं। कोई किसी ने कोशिश की है तो भी उन लोगों को भगवान ने, क्योंकि यहीं पर शिवजी मंदिर है, 400 साल पुराना शिवजी मंदिर है, रामलिंगेश्वर स्वामी, उन लोगों को ज्ञान भगवान ने देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं शिव जी से। क्योंकि इस देश में खासकर हैदराबाद इज द प्लेस फॉर डिफेंस, ऑर्डिनेंस, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, अदर सिक्योरिटी के लिए सब सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हमारा राज्य में, खासकर हैदराबाद क्षेत्र में बहुत सारे हैं। हैदराबाद एंड तेलंगाना इज द स्ट्रैटेजिकल लोकेशन फॉर द कंट्री। तो देश रक्षा के लिए हम लोग राजनीति से आगे सोचना है, साथ में मिलकर काम करना है। राजनीति और कहीं कर सकते, चुनाव में कर सकता है, और कहीं कुछ कर सकता है, डिफर हो सकता है, आइडियोलॉजी में हम बहस कर सकते हैं, मगर ऐसे देश रक्षा के लिए जब बात आए सब लोग हम इकट्ठा होकर काम करना है। इसीलिए मैं दूसरे पार्टी के अगर मुख्यमंत्री भी हो, आप और किसी पार्टी के रक्षा मंत्री हो, मगर आप और मैं मिले तो ये देश को रक्षा कर सकते हैं। हम सब मिलके ये कार्रवाई आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते जा रहा है, तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सुरक्षा है, ये बायोडाइवर्सिटी पूरा, इकोलॉजी पूरा मेंटेन करने के लिए सब कुछ तैयार किए। यहाँ पर लाखों झाड़ू निकालने वाले ऐसा कुछ बात कह रहे हैं कि वैसा कोई बात नहीं है, मगर झूठ बोलने में वो लोग माहिर हो गए। 10 साल झूठ बोल के तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश किया, अभी लोग जानकारी किए। आप बेफिक्र रहो रक्षा मंत्री जी, हम लोग हैं, हम खड़ा करके इसको आगे काम लेकर जाएंगे। जब भी जरूरत है हम लोग हैं। एक और बात का यहाँ पर आप सबके बीच जिक्र करना चाहूँगा। मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ आसपास के कुछ लोगों के मन में कुछ शंकाएं पैदा करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है। उनके मन में कुछ भ्रांतियां, कुछ कन्फ्यूजन थी तथा इस प्रोजेक्ट के पर्यावरण को लेकर, के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी कुछ गलतफहमियां पैदा हुई थी। मैं इस मंच से इन सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार खुद पर्यावरण सुरक्षा को लेकर
अत्यंत गंभीर है। जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है तो चाहे इसके निर्माण की बात हो या फिर इस प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद इसके एग्जीक्यूशन की बात हो, हर क्षेत्र में इन्वायरमेंटल कंडीशंस का पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी जानकारी आपको हमारे नेवी चीफ एडमिरल डी.के. त्रिपाठी ने दी है। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन के निर्माण के समय अगर जरूरत हुई तो प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास की व्यवस्था भी इंश्योर की जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं शायद आवश्यकता इसे न महसूस हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, यह हमारी सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से यह एक है और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। साथियों, आप देखिए कि पिछले 35 वर्षों से INS कट्टाबोमन में जो हमारा कम्युनिकेशन स्टेशन इस समय कार्यरत है, उसने भी वहाँ लोकल इकोसिस्टम पर किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने दिया है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ दोनों ही आज सुरक्षित हैं, कोई भी जाकर उसे देख सकता है। न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि वह फल फूल भी रही हैं। हम इस VLF स्टेशन में और भी नई टेक्नोलॉजी के साथ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का एडवर्स इम्पैक्ट न पड़े और आसपास के लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलकर इस स्टेशन के डेवलपमेंट और उसके क्रियान्वयन के दिशा में हम आगे बढ़ें। सरकार का और विशेष रूप से तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री A. रेवंत रेड्डी जी का भी विशेष योगदान के लिए मैं तहे दिल आभार व्यक्त करता हूं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने रामागुंडम नेवल LFR प्रोजेक्ट के बारे में झूठ फैलाने पर BRS पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया। आज सुबह हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रंगारेड्डी जिले के रामागुंडम में बनने वाले नेवल लो फ्रिक्वेंसी रेडार कम्युनिकेशन सिस्टम का वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिए संग बुनियाद रखना रियासत की इज्जत में इजाफा करेगा। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा दिफाई बहरी जहाज़ों और आबदोजों के लिए इंतहाई मुफीद होगा। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि इस मंसूबे को 2010 से मुख्तलिफ मराहल में मंजूरी मिली है और रियासत के जंगलात और साइंस के महकमों ने 2090 एकड़ ज़मीन इस प्रोजेक्ट के लिए मख्तस की है। उन्होंने कहा कि BRS ने इख्तिदार में रहते हुए उसे मंजूरी दी और अब मुखालिफाना रवैये के साथ बात करना पार्टी की दिवालियापन की अलामत है। ఈరోజు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం, పూడూరు మండలం దామగుండంలో నేవల్ బేస్ ఏర్పాటు ప్రాజెక్టుకు ఈరోజు శంకుస్థాపన జరగనున్నది। ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో ఈ రకమైనటువంటి వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్మిటింగ్ స్టేషన్ దేశంలో తిరువనవేలి తమిళనాడులో ఒకటే ఉన్నది। ఇది రక్షణ శాఖకు సంబంధించినటువంటి షిప్స్ కానీ సబ్మరైన్స్ కానీ కమ్యూనికేటింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తారు। అక్కడ దామగుండం గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేటువంటిది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎంతో పేరు తెస్తుంది। దేశ భద్రతకు సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాజెక్టు తెలంగాణకే గర్వకారణంగా ఉండబోయేటువంటి ప్రాజెక్టు। ఇంత కీలకమైనటువంటి ప్రాజెక్టు పైన కొంతమంది రాజకీయాలు చేయడము, ముఖ్యంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ కుటుంబం బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరించడము, రెండు నాల్కల ధోరణితో వ్యవహరించడము టిఆర్ఎస్ యొక్క దివాలా కోరుతనానికి అద్దం పడతా ఉంది। మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జీవోలు తీస్తారు, అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట, ఏ రకంగా మాట్లాడతారో ఇదొక తాజా ఉదాహరణని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం। టిఆర్ఎస్ పార్టీకి దేశ భద్రత విషయంలో, దేశ రక్షణ విషయంలో బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరిస్తుంది। దేశం విషయంలో, తెలంగాణ విషయంలో, తెలంగాణ ఉద్యమకారుల విషయంలో, తెలంగాణ ప్రజల విషయంలో అనేక రకాలుగా నిర్లక్ష్యం చేసింది। దేశ భద్రతను అర్థం చేసుకొని దేశ రక్షణకు అవసరమైనటువంటి ఇలాంటి కార్యక్రమాలలో ఎవరు ఎక్కడ ఏ సిటిజన్ కూడా వ్యతిరేకించడానికి వెళ్ళలేదు। రక్షణ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంటే ముందుకొచ్చి సహకరించాల్సింది పోయి మళ్ళీ సహకరించిన తర్వాత మాకిష్టం। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के विखाराबाद रेडार स्टेशन में VLF यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन के संग बुनियाद तकरीब के दौरान दिए गए बयान पर दानिश्वरों और सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। रेवंत रेड्डी ने अपनी तकरीर में कहा कि हैदराबाद और तेलंगाना 3 समंदरों खलीज बंगाल, बहरी अरब और बहरे हिंद से घिरे हुए हैं, जिस पर लोगों ने न सिर्फ हैरानी जाहिर की बल्कि मजाक भी उड़ाया। रेवंत रेड्डी का यह तबसरा हैदराबाद के दिफाई शोबे में अहमियत को उजागर करने के लिए किया गया था। ताहम ये जोग्राफियाई गलती सामने आई जिसने रियासत की जोग्राफियाई हैसियत को गलत तरीके से पेश किया। तेलंगाना
एक लैंडलॉक्ड यानी ज़मीन से घिरा हुआ इलाका है जिसकी किसी समंदर तक बराह रास्त रसाई नहीं है। उनके इस बयान की वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने उनके तबसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ सारिफीन ने तंज करते हुए कहा कि शायद रेवंत रेड्डी ने मकामी आबी ज़खायर जैसे हुसैन सागर, गंडीपेट और हिमायत सागर को समंदर समझ लिया होगा। ముఖ్యంగా మన నగరానికి మన రాష్ట్రానికి మూడు వైపుల సముద్రం ఉన్నది. ముఖ్యంగా మన నగరానికి మన రాష్ట్రానికి మూడు వైపుల సముద్రం ఉన్నది. ముఖ్యంగా మన నగరానికి మన రాష్ట్రానికి మూడు వైపుల సముద్రం ఉన్నది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बी महेश कुमार गौड़ ने हल्के इंचार्जेस से कहा कि वो गैर ज़रूरी तनाज़ात में पड़ने के बजाय ताउन और हम आहंगी के साथ काम करें। मंगल के रोज़ गांधी भवन में मेदक हल्के के मेदक ज़िले के कांग्रेस कायदीन से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने पार्टी में नज़्म ज़ब्त की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खबरदार किया कि पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मकामी बल्दियाती और MLC इंतखाबात की अहमियत पर जोर देते हुए पार्टी अरकान से कहा कि वो सख्त मेहनत करें और उन इंतखाबात को संजीदगी से लें। उन्होंने कायदीन को तरगीब दी कि वो आवाम तक हुकूमती स्कीमों को मौसर अंदाज में पहुँचाएँ। महेश गौड़ ने मेदक ज़िले में कांग्रेस कायदीन से कहा कि वो ज़मीनी सतह पर अपनी कोशिशों को मज़ीद मजबूत करें। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की डी सीतक्का ने गांधी भवन में रूबरू प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ अवामी शिकायत का अजाला किया। तकरीब के दौरान शहरियों ने अराजियात के तनाज़ात, नए आंगनवाड़ी मराकज़ के क़याम, इंदिरम्मा कमेटियों में कांग्रेस कारकुनों के लिए मुलाजमत के मौक़े और खाली सरकारी ओहदों को पुर करने समेत मुतअद्दिद मसाइल पर तशवीश का इजहार करते हुए उनसे नुमाइंदगियाँ की। बाज़ अफराद ने बदनुमानी का इल्ज़ाम लगाते हुए सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। रियासती वज़ीर ने फौरी तौर पर ज़िला कलेक्टर्स और सीनियर ओहदेदारों से फ़ोन पर रब्ता करके उन्हें उन शिकायत को दूर करने की हिदायत दी। तेलंगाना के कई अजला में मालिकाइन ने गुरुकुल स्कूल्स और किराए की इमारतों में चलने वाली रिहायशी हॉस्टल्स को बंद कर दिया। इसकी वजह रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 9 महीने से किराए की अदम अदायगी है। इस एहतजाज के नतीजे में अक़लियती रिहायशी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा दशहरे की छुट्टियों के बाद स्कूल पहुँचे तो उन्हें स्कूलों के दरवाज़ों पर ताले नज़र आए। इस एहतजाज की वजह से तुंगातुर्ती, बेल्लमपल्ली, तांडूर, वरंगल, भूपालपल्ली, हुजूरनगर और भोनगिर जैसे इलाकों में स्कूल मुतासिर हुए, जहां मालिकाइन ने इमारतें बंद कर दी। तेलंगाना गुरुकुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट बिल्डिंग ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से फौरी बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया ताकि मज़ीद रुकावटों से बचा जा सके। ఈరోజు సెప్టెంబర్ 20వ తారీఖు నాడు సంక్షేమ భవనం మాస బ్యాంకులో గల సంక్షేమ భవన్ మాస బ్యాంక్ దగ్గర సంక్షేమ భవన్లో దాదాపుగా ఒక 400 మంది 500 మంది మేము అందరం కూటమిగా చూసి ఆ అసోసియేషన్ తరఫున అందరి సలహాలకు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా అదే రోజు నాడు బీసీ సంక్షేమం సంబంధించిన కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ తర్వాత ఎంజేపీ స్కూల్కి సంబంధించిన ఎస్సీ స్కూల్తో పాటుగా నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర గల మైనార్టీ బిల్డింగ్ దగ్గర కూడా అందరికీ మనం మా వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్య విశేషం ఏమిటంటే గత 13 నెలల నుంచి కిరాయిలు రాక మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం, సతమతం అవుతున్నాం. దీంతోపాటు ఈ బిల్డింగ్ మీద మేము తీసుకున్న లోన్ వ్యవహారంలో కానీ వేరే ఈఎంఐలు కట్టడం విషయంలో కానీ చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది. గత 12 रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो उन मालिकाइन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जिन्होंने किराए की अदम अदायगी पर गुरुकुल स्कूलों को बंद कर दिया। रियासती वज़ीर ने मालिकीन से अपील की कि वह गलत मालूमात की बुनियाद पर सख्त कदम ना उठाएं और यकीन दिलाया कि जल्द ही किराए की अदायगी कर दी जाएगी। पूनम प्रभाकर ने स्कूलों के खिलाफ होने वाले एहतजाज और बैनर्स को फौरी हटाने की हिदायत दी और कहा कि बीसी वेलफेयर वजीर की हैसियत से वो मसला हल करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़ेर इल्तिवा रकम जल्द जारी की जाएगी।
पूनम प्रभाकर ने गुरुकुल स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और रिहायशी तालीमी इदारों के हुक्काम को भी हिदायत दी कि वो मसाइल पैदा करने वाले ओनर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करें और ज़रूरी होने पर कानूनी कार्रवाई करें। इस इक़दाम का मकसद स्कूलों की बिला ताअत्तुल फ़ालियत को यकीनी बनाना है। విద్యాశాఖకు సంబంధంలో మీ వివరాలన్నీ తెప్పించుకొని వాటిని విడుదల చేసి తద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి భవనాల్లో సమస్యలు కూడా పరిష్కరించాలనేటువంటి సమావేశాలు కూడా నిర్వహించి ఈరోజు రేపో నిధులు విడుదల చేసే సమయంలో ప్రభుత్వంతోటి కావలసుకొని కవ్వింపు చర్యకు ఎవరి మాటలో పట్టుకొని రావద్దని కోరుతా ఉన్నా వినమ్రపూర్వకంగా। గారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ తోటి సమీక్ష నిర్వహించి మొత్తం బకాయిలు ఇవ్వాలనేటువంటి ఒక సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంటే ఇదెందుకు రెచ్చగొట్టే। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मंगल को गुरुकुल स्कूलों के किराए की अदम अदायगी के मसले पर कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कई स्कूल किराए की इमारतों में चल रहे हैं और ओनर्स ने बकायाजात की अदायगी न होने पर उन्हें बंद कर दिया है। केटीआर ने एक्स पर एक पोस्ट डाला जिसमें हुकूमत की तरजीहात पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि बड़े बड़े ठेकेदारों को अदायगी के लिए पैसे हैं लेकिन स्कूलों के किराए के लिए नहीं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि दिल्ली को पैसे भेजे जा सकते हैं और बड़े ठेकेदारों को अदायगी की जा सकती है लेकिन गुरुकुल स्कूलों के लिए एक भी पैसा नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव ने भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से किराए की अदम अदायगी पर सवाल उठाया। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तालीमी निज़ाम को बेहतर तरीके से नहीं चला रही है और स्कूलों के बकायाजात कब अदा किए जाएंगे इसको लेकर हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बिजली की नरखों में इजाफे के जरिए आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी कर रही है जबकि बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी की कोई ज़मानत नहीं है। एक ट्वीट में केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार संभालने के बाद अभी 1 साल भी पूरा नहीं किया और वो बिजली के रेट्स बढ़ाने का इरादा रखती है जिससे आवाम पर बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली की फराहमी की ज़मानत नहीं दे रही है लेकिन कीमतों में इजाफे का झटका जरूर दे रही है। आयजा बस स्टैंड पर आधी रात के करीब मुसाफिरों ने एहतजाज किया। गदवाल से हैदराबाद जाने वाली बसों की कमी की वजह से मुसाफिर परेशान थे। गदवाल से आखिरी बस 11:15 बजे रवाना हुई थी और उसमें पहले से 90 मुसाफिर सवार थे। आयजा बस स्टैंड पर तकरीबन 200 मुसाफिर मजीद इंतज़ार कर रहे थे जिसकी वजह से बस में गुंजाइश ना रही। ज़्यादा मुसाफिर बस में सवार होने की कोशिश करते रहे लेकिन बस में जगह ना होने के बाइस वो बस में सवार नहीं हो सके। मुसाफिरों ने आरटीसी हुक्काम को फ़ोन किया लेकिन फौरी हल ना मिलने पर तकरीबन 150 अफराद ने बस में ज़बरदस्ती सवार होने की कोशिश की। एहतजाज करने वाले मुसाफिरों ने कहा कि त्यौहार के दौरान किराए बढ़ा दिए जाते हैं लेकिन बसों की तादाद में इजाफा नहीं किया जाता ताकि मुसाफिरों की ज़रूरत पूरी की जा सके। सूर्यापेट जिले के कोडाड मंडल की एक बुजुर्ग खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उनका इकलौता बेटा और बहू उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनकी बुनियादी ज़रूरियात का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। उस खातून का नाम सोमा पिंगू वेंकम्मा है और वो रिटायर्ड म्यूनसिपल मुलाजिमा है। उन्होंने कोडाड रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से मदद की दरख्वास्त की है। वेंकम्मा ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि उनका बेटा और बहू उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उनकी पेंशन भी वो उनसे छीन लेते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को पाला पोसा और तालीम दी लेकिन अब वो खाने के बगैर है और कोई सहारा नहीं है। रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ने खातून की दरख्वास्त सुनने के बाद उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी मदद के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत पुडो किसानों की मदद के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और पुडो अराज़ियात पर काश्तकारी के लिए ड्रिप स्कीमें, मुफ्त बोरवेल्स और बिजली की सहूलत फराहम करके किसानों को मदद फराहम करेगी। उन्होंने खम्मम ज़िले के रघुनाथ पालम मंडल की ग्राम पंचायत में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत मंजूरा तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि माजी में मरकज़ में बरसर इख्तिदार यूपीए हुकूमत ने जंगलाती हुकूक़ का कानून बनाया और पुडो अराज़ियात पर काश्त करने वाले किसानों को मुफ्त हक़ मिल्कियत के दस्तावेज़ात फराहम किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत जब भी इख्तिदार में आई हमेशा किसानों और आवाम के हक़ में खड़ी रही।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 4 जुम्मे को नई दिल्ली रवाना होंगे ताकि जुमेरात को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत कर सकें। कांग्रेस की आला क़यादत से उनकी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने की तवक्को है। ख़ास तौर पर हरियाणा के नताइज और आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। वज़ीर आला काबीना की तौसी और नामजद ओहदों को पुर करने पर तबादला ख्याल करेंगे। ताहम मौसम को मद्देनज़र रखते हुए उनके दौरे के बारे में अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है। पार्टी ज़राए ने बताया कि काबीना की तौसी काफ़ी अरसे से इल्तिवा का शिकार है और काबीना में जगह पाने की उम्मीद रखने वालों में बेचैनी पाई जा रही है। काबीना की तौसी हरियाणा इंतखाबात से पहले मुकम्मल की जानी थी, लेकिन आला क़यादत ने इंतखाबात के बाद इस मसले पर गौर करने को तरजीह दी। ये बात वज़ीर आला को उस वक्त बताई गई थी जब वो 1 अक्टूबर को नई दिल्ली गए थे और उन्होंने AICC सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। भारत रत्न साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में अपनी रिहाइश गाह पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा और दीगर कायदीन मौजूद थे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने अपनी ही पार्टी पर तनकीद कर दी। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी इख्तिदार में क्यों नहीं आ रही है। GHMC में 48 सीटें जीतने वाली पार्टी असेंबली इंतखाबात में एक भी MLA की सीट क्यों नहीं जीत पाई। इख्तिदार में आने की हालत से 8 अरकान असेंबली के सीटों तक वो कैसे महदूद हो गई। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने वाले असेंबली इंतखाबात में वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। अरविंद ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो किसको कंट्रोल में रखना है ये हमें मालूम है। इन मसाइल पर बीजेपी की आला क़यादत को गौर करना चाहिए। GHMC ఎన్నికలలో 48 సీట్లు బీజేపీ గెలిచింది, అసెంబ్లీలో ఎందుకు గెలవలే? బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంటే ఈ नलगुंडा जिले के सेवनागुडम से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर फ्लोराइड एक्टिविस्ट अमशुला सत्यनारायणा 75 साल की उम्र में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। सत्यनारायणा ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल से ज़्यादा अरसा फ्लोराइड आलूदगी के खिलाफ लड़ने में गुजारा, जो उनके गांव को बुरी तरह मुतासिर कर रहा था। उनके बेटे स्वामी, जो फ्लोराइड से पैदा होने वाली सेहत के मसाइल के साथ पैदा हुए थे, उन लोगों में शामिल थे जो आलूदा पानी से मुतासिर थे। सेवनागुडम गांव की आबादी 4970 है, जिनमें से 320 लोग फ्लोराइड से मुतासिर हैं और 30 अफराद अब तक इस बीमारी से इंतकाल कर चुके हैं। सत्यनारायणा और उनके बेटे ने 35 साल तक फ्लोराइड मुतासिरीन के लिए मुसलसल जद्दोजहद की। चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में एक ज़ईफ़ खातून गिर पड़ी, जिनको RPF कांस्टेबल ने बचा लिया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पेश आए इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है खातून चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही हैं कि अचानक वो गिर पड़ी। उनको देखकर फौरी तौर पर RPF कांस्टेबल राजशेखर और विश्वजीत पहुंचे और उन्हें बचा लिया। एक खातून ने शहर हैदराबाद के गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में एक ऑटो ड्राइवर के खिलाफ मंगल की सुबह मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक खातून, जो अमीरपेट में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है, रामचंद्रपुरम के करीब ऑटो में सवार हुई। मजीद बंडा के इलाके में पहुंचकर ऑटो ड्राइवर ने उस पर जिनसी हमला किया और वहां से फरार हो गया। ज़राए ने कहा कि खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। शोहर से अटूट मोहब्बत करने वाली खातून उसकी हलाकत का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के केशवराव पालम गांव से ताल्लुक़ रखने वाले चंटी और संता सीतारामपुरम पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाली भवानी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। 1.5 साल पहले ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। चिंटी दशहरे के दिन नाश्ता लाने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि एक सड़क हादसे में वो हलाक हो गया। शोहर की हलाकत की खबर सुनते ही भवानी ने इतवार की सुबह जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। उसके अरकान ख़ानदान ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दो वीडियोस आज काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो छोटे बच्चों का है। ये काचीगुड़ा से चंदानगर की मकामी MMTS ट्रेन में ख़तरनाक स्टंट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और वीडियो रंगारेड्डी ज़िले के राजेंद्र नगर डेयरी फार्म के करीब का है, जहां नौजवान रील्स के लिए मोटरसाइकिल पर ख़तरनाक स्टंट्स करता दिखाई दे रहा है। नौजवान ने फ्रंट व्हील उठाकर तकरीबन 2 किलोमीटर तक ख़तरनाक स्टंट्स करते हुए हंगामा किया।
इन सभी स्टंट्स को देखकर बिल्कुल साफ है कि ये नौजवान और मासूम बच्चे भी अपनी जान को लेकर बेपरवाह हो गए हैं। हुक्काम को इन दोनों मामलात में कार्रवाई करनी चाहिए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।